सो हेलो गाइस, वेलकम। अभी हम आपका डिस्कस करने वाला है इकोसिस्टम चैप्टर। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड इजी चैप्टर है। एक बार समझ लिए तो इसको बार बार समझने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाटा है, उसको थोड़ा दिमाग में रखना है। एंड ऑल कुछ भी हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे, किसका इन्वर्टेड होता है, किसका अपराइट होता है, ये सब जानना है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी में कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। सो बात करते हैं इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? जब भी आपका ऑर्गेनिज्म का बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, प्लस उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है। जैसे सनलाइट से हमको मिलता है, प्लांट जो होते हैं वो एनर्जी लेते हैं, मेन प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, फिर डिकम्पोजर जो होते हैं, मरने के बाद कोई भी चीज डिकम्पोजर डिकम्पोज करता है। सो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का बीच में, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 13 में पढ़ चुका है, सॉइल, वाटर, ये सब टेम्परेचर। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम हमेशा एक यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है, इट वर्क्स एज ए यूनिट। सो इकोसिस्टम is nothing but it is a functional unit of nature. An ecosystem is a functional unit of nature where living organisms interact with each other and also with the physical environment, that is with their abiotic factor. जैसे ये फिगर में देखिए, पॉन्ड इकोसिस्टम दिखा के रखा हुआ है। यहाँ में क्या है, आपका वाटर है, सोइल है आपका एबायोटिक फैक्टर, फिर यहाँ प्लांट्स उग रहे हैं, कोई कोई प्लांट आपका पॉन्ड का ऊपर में है, कोई कोई नीचे भी है सबमर्ज। फिर सनलाइट आ रहा है, सनलाइट का प्रेजेंस में यहाँ का फाइटोप्लैंक्टन्स खाना बनाएंगे। अब मछलियां हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो अल्टीमेटली इंटरेक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर देखा जाए ब्रॉडली, सो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई कोई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में रहने वाले, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। ऑब्वियसली फॉरेस्ट में आपका अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, उनके बीच में इंटरेक्शन होकर एक यूनिट, फंक्शनल यूनिट की तरह काम करेंगे। ठीक है, सिमिलरली पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, एस्टुअर्सी, ये सब हो गया आपका पानी वाला, डेट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, उसके अलावा मैन मेड इकोसिस्टम भी होता है जो आर्टिफिशियली बनता है। इसका दो एग्जांपल याद रख लेना है, बहुत जरूरी है, डेट इज क्रॉपफील्ड एंड एक्वेरियम। एक्वेरियम में आर्टिफिशियली हम पानी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, कुछ प्लांट डालते हैं, मछलियां डालते हैं, ताकि उनके बीच में इंटरेक्शन हो, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और एक इकोसिस्टम बन जाता है वहां में, तो आर्टिफिशियली बना जाता है। सिमिलरली क्रॉपफील्ड, ये अगर पकड़ लो आप, खेती का मिट्टी है। ठीक है, तो क्या यहाँ बारिश आ गया तो अपने आप धान का खेती हो जाएगा? क्या नहीं, आपको जाके यहाँ धान लगाना पड़ेगा। कोठिया बोलते हैं ना, धान लगाएंगे ऐसा, तब जाके यहाँ धान उगेगा। तब इंसेक्ट आएंगे, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स वहां आते हैं, और लाइट्स और सॉइल, वाटर, सबके बीच में इंटरेक्शन होता है ये प्लांट का, तो वो भी एक इकोसिस्टम बना। बट ये बना कैसे? इंसान ने धान लगाया, खेती लगाया। सो क्रॉपफील्ड्स आर एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और इकोसिस्टम का अगर हम बात करें तो पूरा छोटा छोटा इकोसिस्टम देखिए, अर्थ में हमको पता है कि पूरा अर्थ का अगर बात करें तो कहीं एक्वाटिक इकोसिस्टम है, कहीं टेरेस्ट्रियल है, दुनिया भर का इकोसिस्टम यूनिट में भागा पड़ा हुआ है। तो इस सारा इकोसिस्टम को अगर आप कंसीडर कर लो, सारा इकोसिस्टम को, लोकल इकोसिस्टम को, पूरा अर्थ को, देन द होल अर्थ, दैट इज होल बायोस्फीयर, एक्ट एज एन इकोसिस्टम, और उसे हम कहते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है, ग्लोबल इकोसिस्टम। सो हम लोग का अर्थ भी ऐसे इकोसिस्टम एक्ट करता है, ग्लोबल इकोसिस्टम, ग्लोबल लेवल में। ठीक है, सो एंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट में इंटरेक्ट होता है और एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटिफिकेशन? कंसेप्ट बहुत ईजी है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलग अलग स्पीसीज। सपोज एक बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा है, इसके नीचे एक और छोटा ट्री है, इसके नीचे और एक छोटा ट्री है। सो वर्टिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा वाला पोजीशन ये ऑक्युपाई कर रहा है, नेक्स्ट आपका ये छोटा वाला, थर्ड आपका ये लेवल ऑक्युपाई कर रहा है, और था नीचे। सो ये वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग स्पीसीज का, इसी को हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर, तो अलग अलग लेयर वर्टिकली ऑक्युपाई करके बैठा है। बड़ा ट्री सबसे ऊपर, उससे छोटा ट्री और थोड़ा वर्टिकली थोड़ा कम रीजन ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, सो वर्टिकल देखिए, पढ़ लीजिए एक बार, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल, कोई ऊंचा कोई फिर थोड़ा छोटा, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल है फॉरेस्ट का, ट्री जो होता है सबसे ऊपर वाला टॉप लेयर ऑक्युपाई करेगा, टॉप स्ट्राटा। श्रब जो होते हैं आपका सेकंड लेयर ऑक्युपाई करेंगे, फिर हर्ब्स एंड ग्रासेस जो होते हैं बॉटम लेयर, सबसे नीचे में। ठीक है, सो बहुत सिंपल है ये स्ट्रैटिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ
अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? सो इकोसिस्टम में बेसिकली आपका 4 कंपोनेंट होता है कोई भी इकोसिस्टम है। सबसे पहला बात, प्रोड्यूसर होना ही पड़ेगा एक इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर मतलब जो खाना बनाते हैं, बेसिकली ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोड्यूसर खाना बनाएंगे। उस प्रोड्यूसर को जब खाएगा उसे हम कहेंगे कंज्यूमर। तो ये सब थोड़ा देर में और पता चलेगा, ठीक है। सो प्रोड्यूसर का होना काफी जरूरी है। अब प्लांट का ही कोई पार्ट टूट के गिर गया, बस जो कंज्यूमर उसे कंज्यूम किया वो जब मर जाएगा, और उसको अगर कोई ऐसा देखो ये पत्ता ही टूट के गिर गया और ये अगर सड़ेगा पहुंचेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होने, तो ऐसा जमा होते होते आज तो पूरा अर्थ में डेड बॉडी भर्ती हो जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का डिकम्पोजिशन। दैट इज डिकम्पोजर का होना कब बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजर क्या करेगा, आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेगा, न्यूट्रिएंट्स को वहां से एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा सॉइल में, ताकि वो सॉइल से वापस से न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, जिससे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो जाएगा आपका, जो कि हम डिटेल्स में पढ़ेंगे चारों कंपोनेंट को। एंड एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब क्या, जैसे ट्री को खा लिया, पेड़ को खा लिया आपका डियर ने, ठीक है, तो ट्री का एनर्जी कहाँ गया, डियर में आ गया, ठीक है। अब इस डियर को सपोज आपका टाइगर ने खा लिया, सो टाइगर का पास एनर्जी है डियर से, पर डियर ने अल्टीमेटली एनर्जी कहां से लाया था, प्लांट से, दैट इज प्रोड्यूसर से, ठीक है। सो ये 4 कंपोनेंट है इकोसिस्टम का और इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में 1 by 1। बट उससे पहले अगर आपको इकोसिस्टम समझना है, एक्वाटिक इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम में 4 कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल आप एक्वाटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि पॉन्ड में आपका सब मिलेगा, कंज्यूमर मिलेगा, डिकम्पोजर मिलेगा, आपका एबायोटिक फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, जितना भी है सब कुछ मिलेगा। दैट इज पॉन्ड इज ए सिंपल, ठीक है, इज ए शैलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट ऑल द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनेबल है, आराम से सब कुछ वही होता है। जैसे बात करो एबायोटिक फैक्टर का, तो वाटर एंड सॉइल जो डिपोजिट होगा यहाँ में पोखरी के नीचे में, एबायोटिक फैक्टर ही है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन, एबायोटिक फैक्टर जैसे सोलर इनपुट, सनलाइट एनर्जी, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लाइट लेंथ, अलग अलग, गर्मी में आपका लाइट का लेंथ ज्यादा आता है, ठंडा में सनलाइट कम मिलता है। एंड ऑटोट्रोपिक हो गया मतलब प्रोड्यूसर, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, ठीक है, एंड सम प्लांट्स। कोई प्लांट आपका फ्लोटिंग होगा जो फ्लोट करेगा, फिर कोई प्लांट आपका अंदर में होता है, तो प्रोड्यूसर है ना। उसको खाने के लिए कंज्यूमर होंगे हेटेरोट्रोप्स, दैट इज जू प्लैंक्टन्स खाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स को, एंड सम फ्री स्विमिंग इनवर्टेड लिविंग फॉर्म जो नीचे में रहेंगे। एंड ये जो नीचे में, ये पॉन्ड में जो भी मरेगा, चाहे वो जू प्लैंक्टन्स हो, फाइटोप्लैंक्टन या जो भी हो, मरने का बताएगा कहाँ, वो नीचे ही आएगा ना, यहाँ में नीचे ही आएगा ना। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर होते हैं फंगाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स, जो कि बॉटम में प्रेजेंट रहते हैं, और उससे डिकम्पोज करके अपना एनर्जी ले लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये डिकम्पोजर। सो देखिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब सारा कंपोनेंट दिख रहा है आपका पॉन्ड में, ठीक है। सो वही कहा जाता है कि पॉन्ड जो है बेसिकली सारा फंक्शन परफॉर्म करता है इकोसिस्टम का, कि ऑटोट्रॉप जो होते हैं सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करेंगे। एंड डिकम्पोजर जो होते हैं वो आप डिकम्पोज करके फिर से वापस से मिनरल्स को सॉइल में भी अवेलेबल कर देते हैं, ताकि इसको वापस ऑटोट्रॉप मतलब प्लांट फिर से एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। दैट इज दे आर रीयूज्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स। तो समझने के लिए आप ये आपका आराम से आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड, दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं हम अभी आपका प्रोडक्टिविटी में। सो सिंपल सा टर्म है प्रोडक्टिविटी। कुछ बातें मैं बता देता हूँ। प्रोडक्टिविटी मतलब पहले आता है मेरे टर्म में प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि खाना कितना बनाया टोटल, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब सनलाइट को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने खाना कितना बनाया, ठीक है, पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया में एट ए गिवन टाइम, हो सकता है अभी यहाँ में प्रोडक्शन ज्यादा हो, अगला साल पानी नहीं आ रहा है तो प्रोडक्शन कम हो। सो एक पर यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। और जब रेट हम लगा देते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन, तब हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और रेट लगा देते तो टाइम लगा देंगे पर ईयर या पर आवर पर सेकेंड जो भी हो, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा बात है। सो सन इज दी सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कोई भी इकोसिस्टम का फंक्शन और सस्टेन करने के लिए। एंड द अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर एरिया में ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स
प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। मतलब कितना खाना बना रहा है उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर आप उसे वेट में एक्सप्रेस करो, वेट में हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम, तो ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, और किलो में भी। एनर्जी बोलने से हम क्या बोलते हैं, कैलोरी या किलो कैलोरी, सो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। एंड द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कितना रेट बन रहा है पर ईयर में, टाइम में, रेट लगते पर यूनिट टाइम लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी आ गया तो यूनिट लगा तो पर ईयर, अगर एनर्जी बोले तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू, दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो टोटल खाना बना फोटोसिंथेसिस से, उसे हम कहते हैं आपका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पकड़ लो 10 किलो कैलोरी बना बस, एज फॉर एग्जांपल, जो टोटल खाना बना उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल फोटोसिंथेसिस से बना। अब बनते समय काफी बार प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, तो काफी एनर्जी लूज हो जाता है उसमें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। मान लो यहाँ से 1 किलो कैलोरी चला गया आपका रेस्पिरेटरी लॉस के फॉर्म में, रेस्पिरेटरी लॉस 1 किलो कैलोरी, तो बना 10 किलो कैलोरी, जिसे हम कहते हैं ग्रोस टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वेस्ट लॉस कितना हुआ रेस्पिरेशन का फॉर्म है, 1 किलो कैलोरी। अब नेट हाथ में कितना बचा प्लांट का, सो हाथ में 10 - 1 कितना बचा, 9 किलो कैलोरी। सो ये जो हाथ में एनर्जी बचता है, इसको हम कहते हैं आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो मतलब क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जो बना ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस योर रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप, बहुत ही सिंपल टर्म है। सो एक बार पढ़िए, यहाँ में आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, वही चीज लिखा है जो मैंने बताया। ठीक है, जो बनेगा टोटल वो ग्रोस, और जो कुछ अमाउंट लॉस होने के बाद रेस्पिरेशन में जो बचा वो नेट बचा, हाथ में जो बचा रहता है उसे हम कहते हैं नेट। तो प्राइमरी प्रोडक्शन हमेशा प्लांट होता है, प्लांट बनाएगा। नाउ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये प्रोड्यूसर है, प्लांट है, प्रोड्यूसर को तो कोई तो खाएगा ना, जैसे टाइगर हो गया और डियर हो गया, और डियर खा के उसके बॉडी में एनर्जी बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा इस प्रोड्यूसर को खा के। तो प्रोड्यूसर को खा के जो डियर अपने बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, तो प्रोड्यूसर और प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसे मैं बोलूंगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दैट इज, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कौन, कंज्यूमर, डियर तो कंज्यूमर है। ठीक है, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेराइज इन डिफरेंट इकोसिस्टम, बिकॉज अलग अलग इकोसिस्टम में ऑब्वियसली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेराई करेगा, क्योंकि काफी फैक्टर्स में डिपेंड करता है कि प्लांट स्पेसीज कौन सा एरिया इनहिबिट किया हुआ है। अगर बढ़िया एरिया है, सनलाइट बढ़िया से मिलता है, वाटर बढ़िया से, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट का ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर सही है, सब तगड़ा है, तो क्या होगा आपका प्रोडक्शन बढ़िया होगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होने से काफी डिफिशियंसी होता है, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, और इसके बारे में डिटेल्स में मैंने बता के रखा है आपका मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में विद ट्रिक्स, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। जितना ज्यादा फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी उतना ही ज्यादा खाना बनाएगा, जनरल बात है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है समझने का। सो यहाँ में एक डाटा इसको ध्यान रखना है कि पूरा वर्ल्ड का, अर्थ का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना होता है, सारा प्लांट, सारा ऑटोट्रॉफ मिलकर पूरा वर्ल्ड में कितना बनाते हैं पर ईयर। ठीक है, एनुअल है तो ईयर है, तो 170 बिलियन टन बनाता है। कितना, 170 बिलियन टन, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, टोटल, और इसे हम 170 बिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और इसे हम ड्राई वेट में कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि सपोज मैंने एक पत्ता लिया, पकड़ लो, तो इसको अगर मैं लूं तो इसको मैं बोलता हूं आपका फ्रेश वेट। ठीक है, और इसमें से अगर मैंने वाटर माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि पत्ता में तो पानी होगा ही, वाटर माइनस कर दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या, कार्बन कंटेनिंग मैटर। सो वाटर में कहाँ कार्बन है आपका, कहीं है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर कहने से वाटर को हटा दो, और वाटर जब हटा दोगे फ्रेश वेट से, तो जो बचेगा उसे हम कहते हैं ड्राई वेट। ठीक है, तो ड्राई वेट हो गया, सो इसलिए ड्राई वेट में मेजर लिया जाता है। सो टोटल 170 बिलियन टन ड्राई वेट बनता है ऑर्गेनिक मैटर पूरा साल में, पूरा वर्ल्ड में। एंड ऑब्वियसली हमको पता है कि अर्थ में से 70% से ज्यादा एरिया क्या है, पानी ऑक्युपाई करके रहा हुआ है। सो आउट ऑफ दिस 170 बिलियन टन, ओशन जो होते हैं वो सिर्फ 55 बिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं। 70% एरिया कवर करके सिर्फ 55 बिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब बाकी जितना भी बचा वो कौन बनाता है, टेरेस्ट्रियल में ही बनता है। ठीक है, तो ये डाटा याद रख लीजिएगा बस, सिंपल। एनुअल कितना बनता है,
और ओशन कितना प्रोड्यूस करता है आउट ऑफ दैट 170 बिलियन टन। सो डाटा दिया हुआ है तो इसको ध्यान रख लेना है। सो नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज योर डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन मतलब क्या, मुर्दे को खत्म कर देना, डिकम्पोज कर देना, ब्रेक डाउन करके खत्म कर देना, ठीक है। सो ऐसा हमको पता है कि आर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, आर्थवर्म को हम फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थवर्म जो सॉइल में रहता है वो सॉइल लूज होता है, लूजनिंग होता है आर्थवर्म का मूवमेंट से, प्लस उस सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ा रहता है, बढ़ते रहता है, ज्यादा रहता है, तो इसलिए हम उसे फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करता है आर्थवर्म, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन मतलब क्या, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर डेड बॉडी का, ठीक है, by decomposer into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients। सपोज ये एक पढ़ा हुआ है, देखो इसको डिकम्पोजर है जो पहले छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक डाउन कर देगा, और एक हफ्ता बाद जब जाओगे ये जगह में तब कोई जो डेड बॉडी है वो नहीं मिलने वाला, डिकम्पोजर ने चट खत्म, भोजन हो गया उनका बढ़िया से, समझ लो। सो इसमें भी स्टेप्स होता है क्या क्या मैं बताऊंगा अभी। सो इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ऑक्सीजन का जरूरत होता है इसमें। एरोबिक प्रोसेस, एकदम ध्यान रख लेना एरोबिक प्रोसेस। सो अगर एनएरोबिक प्रोसेस आया तो आपका डिकम्पोजिशन इनहिबिट होगा, ध्यान रखिएगा। और जो ये जो डेड बॉडी है जिसपे डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे, इस डेड रूम को हम बोलते हैं डेट्रिटस, दैट इज इट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, डेट्रिटस, ठीक है। एंड डेट रिमेन प्लांट कैसे लीव्स, बार्क, फ्लावर्स गिरता है, एनिमल्स, फिजिकल मैटर, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन में अलग अलग स्टेप होता है, अभी मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली 5 स्टेप होता है, याद रख लेना है, ठीक है। फिर ट्रिक याद रख लेना, फिर ले चला हमें वहां, क्या बता रहा हूं तो इससे समझना। फिर का एफ से याद रखना, पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, एल से याद रखना लीचिंग, सी से याद रख लेना आपका चला से कैटाबोलिज्म, एच से याद रखना हिमिफिकेशन, एम से याद रख लेना मिनरलाइजेशन। तो 5 स्टेप होता है। एंड आउट ऑफ दिस 5 स्टेप्स दिस 3 ऑकर साइमल्टेनियसली, एक हो गया तो बाकी ऑकर होंगे ही, ठीक है। सो ये ट्रिक से आप स्टेप याद रख सकते हो, कभी कभी एरो मार के पूछने को आ जाता है। नाउ व्हाट आर दिस ऑल, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपका आर्थवर्म्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, अदर ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपका जो डेट रिमेन है ना, डेट्रिटस, ये वाला डेट्रिटस जो भी है ना, उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने लगेंगे, ठीक है, अपने आप से, मतलब अपने आप से नहीं, मतलब वो डिकम्पोजर विदाउट एनी एंजाइमेटिक हेल्प। तो ये फिजिकल स्टेप हो गया, कोई एंजाइम्स का मदद नहीं है। एंजाइम्स का मदद देने से हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म, पर ये फिजिकल होता है। बाद में लीचिंग, जब टूटने लग जाएगा छोटा छोटा फ्रेगमेंट में, तो वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो वाटर के साथ जमीन का पूरा अंदर चले जाएंगे। सपोज ये है सॉइल, तो एकदम जाके सॉइल का एकदम नीचे में जाके डिपोजिशन हो जाएगा वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एकदम सॉइल का नीचे में जाके आपका वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपका डिपोजिट हो जाएगा, ओके पूरा, और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा ऐसे अनअवेलेबल सॉल्ट, ये अब प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, फंगाई बैक्टीरिया अपने एंजाइम्स की मदद से अब वो फ्रेगमेंट्स को और फर्दर ब्रेक डाउन करने लग जाएंगे, ठीक है। एंड ह्यूमिफिकेशन में जहां हो रहा है, जहां डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो सॉइल थोड़ा काला काला अलग कलर का बन जाता है, ह्यूमस फॉर्म में हो जाता है काला काला, ठीक है, पलक माटी की तरह। और सिंस वही डिकम्पोजिशन होता है तो रिजर्वर न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वर हिसाब से काम करता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। और मिनरलाइजेशन में आपका मिनरल रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है, अभी 1 बाय 1 पढ़ा दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखो तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपका जो डेट्रिटस है, डेड रिमेन है, उसको छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है बाय डेट्रीवोर्स, जैसे कि आर्थवर्म एंड अदर इंसेक्ट्स बोथ है, ठीक है। सो ये जो है आपका एक फिजिकल स्टेप है, कोई एंजाइम्स यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो पहला हो गया ये। नेक्स्ट है आपका लीचिंग। सो जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो वाटर सोल्यूबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, वो सॉइल के एकदम अंदर चला जाएंगे एंड प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट, जिसको एब्जॉर्ब भी नहीं किया जा सकता, फर्दर के लिए रख दिया गया, फ्यूचर के लिए एकदम, अगर कोई प्लांट्स किया तो वहां तक। थर्ड स्टेप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आ रहा है मतलब एंजाइम का बात हो रहा है, क्योंकि एक रिएक्शन जो होता है सेल में उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, ब्रेकडाउन रिएक्शन। So यहाँ degradation of detritus into simple inorganic substances by bacterial and fungal enzymes, and all these 3 steps fragmentation, leaching and catabolism occur simultaneously। एक हो गया तो दूसरा हो ही जाएगा, होना ही होना है, ठीक है। हेमिफिकेशन देखो, जहाँ डिकम्पोजिशन हो गया वहां ऐसा हो जाता है, कलर थोड़ा अलग अलग, थोड़ा काला काला टाइप का,
ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस मतलब डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस इन सॉइल, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। एंड इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, इसलिए इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लोली होता है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंट है, स्लोली डिकम्पोज होता है। बीइंग कोलोइडल इन नेचर था, कोलोइडल इन नेचर उनका वैसे इट सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वर की तरह काम करता है, क्योंकि सब तो न्यूट्रिएंट्स ही आफ्टर डिकम्पोजिशन। और मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स का रिलीज होना, इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स होंगे जो आपका ह्यूमस को डिग्रेड करेंगे और मिनरल्स को वापस रिलीज कर देंगे, खुद भी लेके सॉइल में, और वो सॉइल में आपका फिर से न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, तो प्लांट वापस रूट से एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये फिगर में देखो साइकिल सब कुछ, तो पेड़ का एक पत्ता गिरा देखो, तो इसको डिकम्पोजिशन होना है, तो इसको देखो पहले में आपका फ्रेगमेंटेशन करने लगे एटम सब छोटा छोटा टुकड़ा में, ठीक है। फिर वहां में कुछ फंगाई और बैक्टीरिया एंजाइम्स भी एंजाइमेटिक रिएक्शन करके उसको और फर्दर तोड़ने लग गया, ठीक है। और बाय ह्यूमिफिकेशन वो जो है आपका सोइल जो होगा पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच हो जाएगा, ऑलराइट, और बाद में वो न्यूट्रिएंट को प्लांट फिर से रूट की मदद से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। डायग्राम को लेकर ना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सिंपल है, बस समझने के लिए है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन, सिंपल सा बात है, क्या क्या फैक्टर है। सो इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, वो डेड रिमेन जो है वो क्या है। अगर वो सिंपल शुगर नाइट्रोजन सेलुलोज का बना हुआ है तो आराम से उसे माइक्रोब डिकम्पोज कर लेंगे, डिकम्पोजर फटाफट डिकम्पोज कर लेंगे। बट अगर आप खुद बोलो एक मिट्टी का टुकड़ा एक पत्थर का टुकड़ा आपको तोड़ने को दे तो कौन सा जल्दी टूटेगा, मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर का नहीं, क्योंकि टफ होता है। उसी तरीके से अगर डेट्रिटस डेड रिमेन अगर लिग्निन या फिर काइटिन में रिच है तो उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम लगेगा, तब डिकम्पोजिशन आपका स्लो होगा। और अगर शुगर नाइट्रोजन में रिच है डिकम्पोजिशन क्विकर होगा, आराम फटाफट। एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सिंस बैक्टीरियल एंड फंगाई इन्वॉल्व होता है, और आपको पता है हमने बायोलॉजी को क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि फंगाई प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। सो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन को फेवर करेगा, फंगाई को फेवर कर रहा है तो बैक्टीरिया को, ठीक है। और लो टेम्परेचर अगर रहा तो लो टेम्परेचर में फंगाई इतना ग्रो नहीं करेगा, प्लस या फिर एनेरोबिक रहा, एनेरोबिक कंडीशन रहा तो वो डिकम्पोजिशन इनहिबिट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस आर वेरी सिंपल सा बात है ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन। नाउ नेक्स्ट इज योर एनर्जी फ्लो, बहुत ही सिंपल है एनर्जी फ्लो। सन इज द वी नो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट समुद्र के नीचे कोई कोई ऐसा जगह होता है जहां सन नहीं पहुंच सकता, उसको हम कहते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। सो एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम का अर्थ में सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है, और इनका एनर्जी कौन है, तो इनका एनर्जी कौन है, समुद्र का ऊपर में जो भी मरेंगे उसका मरने के बाद तो ऑर्गेनिक मैटर नीचे ही जाके डिकम्पोजिशन होगा, डिपोजिट होगा ना, तो वहां से वो एनर्जी डिराइव कर लेते हैं। प्लस कोई कोई सनलाइट का कोई पर्टिकुलर लेंथ का रेडिएशन भी चला जाता है अंदर तक थोड़ा बहुत, बट नॉट फुल्ली, ओके। सो ये सनलाइट का जो भी रेडिएशन गिर रहा है ना प्लांट को, ये रहा, इसमें से प्लांट के लिए फायदेमंद सिर्फ 50% ही रेडिएशन होता है, 50% जो फोटोसिंथेसिस का काम आएगा, और वो 50% रेडिएशन को हम कहते हैं पार रीजन, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रीजन, ठीक है। और इसमें से भी प्लांट सिर्फ यूज करता है तो 2 to 10% ऑफ पार यूज करता है प्लांट। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, टोटल सनलाइट आया, उसमें से प्लांट सिर्फ 50% उसका कामदायक है, उसको हम बोलते हैं पार। और उस 50% में भी प्लांट कितना लेता है, कामदायक है 50% पर लेता कितना है, सो 2 to 10% ही लेता है पार का, ठीक है। सो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज गुड फॉर प्लांट, एंड दैट रीजन ऑफ लाइट वी कॉल इट एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्लांट हो चाहे जो भी ऑटोट्रोप्स हो, वो सोलर एनर्जी से मदद करके फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएगा, और प्लांट कैप्चर सिर्फ 2 to 10% ऑफ दैट पावर, और इसी एनर्जी से पूरा वर्ल्ड सर्वाइव हो रहा है। और इकोसिस्टम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ओबे करता है कि देयर इज अ कांस्टेंट नीड ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल, इट हेल्प्स टू काउंटरैक्ट द एंट्रोपी, हमेशा एनर्जी आते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो वही है, और भी कुछ है पता चलेगा आपको, यहाँ में अभी बहुत कुछ पता चलेगा, जैसे कि प्रोड्यूसर मतलब कौन, ऑटोट्रॉप, जो खाना बनाने वाले हैं। सो दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइजेस फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, तो ऑब्वियसली इनसे ऑटोट्रॉप कहते हैं।
सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जमीन में खाना बेसिकली कौन बनाता है? हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट, है कि नहीं, रास्ते में, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। पर अगर बात करा जाए आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन बनाएगा? प्रोड्यूसर कौन है वहां का? प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑब्वियसली फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड सम प्लांट्स, हायर प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल में वुडी प्लांट्स है हर्बेसियस, और आपका एक्वाटिक में है फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी, ठीक है। एंड द एनर्जी ट्रैप बाय प्रोड्यूसर, प्लांट में जो एनर्जी ट्रैप है उसको डियर खाएगा तो उसका पास चला जाएगा। सो आर पास ऑन टू ए कंज्यूमर, या तो उसके पास चला जाएगा, और या फिर वो मर जाएगा अगर प्लांट, तो डिकम्पोजर्स को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कर देगा, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। सो ये स्टेप एनर्जी इस तरह से फ्लो होते रहता है, समझ रहे हो। नाउ कंज्यूमर, तो ये डायग्राम से अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ये सनलाइट की एनर्जी से ग्रास ने अपना खाना वाना बनाया बढ़िया से सब कुछ लेके, ठीक है। इस ग्रास को कंज्यूम किया इस ग्रास ऊपर ने, तो यहां से एनर्जी चला गया ग्रास ऊपर में। और एक 10% रूल होता है कि हमेशा अगला ट्रॉफिक लेवल में, नेक्स्ट लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचता है। कितना? 10%। और 90% एनर्जी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या? हीट, ठीक है। सो इस ग्रासेस को खाया ग्रास ऊपर, तो प्रोड्यूसर को खा रहा है ग्रास ऊपर, तो प्रोड्यूसर हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर है पर पहले खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर। इस ग्रास ऊपर को आपका खाया फ्रॉग ने, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया, कंज्यूमर को ही खा दिया, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को खाया इंसेक्ट ने, तो क्या बोलोगे बताओ? सेकेंडरी वाले को खा रहा है तो आप क्या बोलोगे? टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी को जो खाएगा उसे क्या बोलोगे? क्वाटरनरी कंज्यूमर या फाइनल कंज्यूमर। और ये या तो मर जाएगा, तो मर जाने से क्या होगा? इसका डिकम्पोजिशन होगा, फिर से जो भी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी जो है वो वापस रिलीज हो जाएगा। और हर स्टेप में सिर्फ 10% ही एनर्जी पहुंच रहा है, 90% एनर्जी आपका हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। डेट इसकी अगर ग्रासेस सपोज 1000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाए, तो ग्रासहॉपर के पास कितना बचे? 10%, 100। फ्रॉग के पास कितना बचेगा? 10 आउट ऑफ 100, 10%। और 10 का स्नेक के पास कितना बचेगा? 10%, 1। और 1 से यहाँ कितना बचेगा? इस चिड़िया के पास सिर्फ 0.1 एनर्जी। सो इसके बाद भी अगर और 3-4 कंज्यूमर हो गया, समझ रहे हो, पेंटा ये सब अगर हो गया, तो एनर्जी क्या ही पहुंचेगा? 0.1 एनर्जी से क्या होने वाला है? तो इसलिए एक इकोसिस्टम में 3 से 4 से ज्यादा आपका ट्रॉफिक लेवल नहीं होता। नाउ व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? सपोज इफ दिस इज एन इकोसिस्टम, तो हर ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में एक जगह ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं प्राइमरी कंज्यूमर हूँ, मैं सेकेंडरी कंज्यूमर हूँ सपोज, तो इसी को हम बोलते हैं आपका डेट इज ट्रॉफिक लेवल। जो पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम में जगह है कि मैं प्राइमरी कंज्यूमर हूँ, ठीक है। फ्रॉग आपका ग्रासेस नहीं खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये ग्रासहॉपर को ही खाएगा ना। तो वो एक फूड चेन में जो जगह ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, उसी को हम कहते हैं आपका क्या? उसी को हम कहते हैं आपका फूड ट्रॉफिक लेवल कहते हैं उसी को, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल अभी समझ में आएगा, डोंट वरी। सो द एनिमल, these are the consumer are the animals that directly or indirectly depends on plant for food. That is की ग्रासहॉपर से एनर्जी लिया, ग्रास से एनर्जी लिया ग्रासहॉपर, और ग्रासहॉपर से लिया फ्रॉग ने। सो अल्टीमेटली अगर ग्रास ही नहीं इनसे ग्रासहॉपर नहीं होता, तो फ्रॉग को एनर्जी कहां से मिलता है? तो फ्रॉग इनडायरेक्टली इसी के पास डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवर बेसिकली होते हैं, प्लांट को खाने वाले को हम हर्बीवर कहते हैं, जो कि फीड करेंगे प्लांट में, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड, मैमल्स एक्सेट्रा, मोलस्क। सेकेंडरी कंज्यूमर वो है जो फीड ऑन हर्बीवर, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर पर जो फीड होगा, एंड दे आर कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर। टर्शियरी कंज्यूमर क्या है? जो प्राइमरी कार्निवोर दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा उसे हम टर्शियरी कहेंगे, जैसे लायन, टाइगर एंड ऑल दिस। नेक्स्ट में और बढ़िया से समझ में आएगा, डोंट वरी। सो द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। ये इस पे है, ये इसका चेन है, ये इस पे है, इसी चेन को हम कहते हैं फूड चेन। फीडिंग रिलेशनशिप अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हम कहते हैं फूड चेन। ये 2 प्रकार का होता है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। नाम से पता चल रहा है ग्रेजिंग। देखो जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर कौन होगा ग्रेजिंग में? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर जो होगा लिविंग प्लांट्स होंगे। जैसे केबेज है, इसको कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को बर्ड्स ने खाया। या ग्रासेस हो गया प्रोड्यूसर, उसको खाएगा गॉट, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। गॉट को खाएगा मेन, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ये ग्रेजिंग फूड चेन का बात है। डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस मतलब डेड रिमेन। तो डेट्रिटस फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा बताओ? कौन होगा यहाँ प्राइमरी? मतलब क्या में फिट करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा आपका डिकम्पोजर, सेप्रोफाइट्स,
एंड प्राइमरी कंज्यूमर जो यहाँ फीड करेंगे किसके ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डेट्रिटस पे फीड करेंगे, डेड रिमेन्स पे। सो क्वेश्चन यही है यहाँ में कि ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर किस में फूड करेंगे, फीड करेंगे लिविंग प्लांट्स, और डेट्रिटस में किस पे फीड करेंगे, डेड रिमेन पे, डेट इज डेट्रिटस। ऑलराइट, सो डेट्रिटस इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर जिसे हम सेप्रोट्रोप्स भी कहते हैं, सच एज फंगा एंड बैक्टीरिया। वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं और डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देंगे और उसे एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। दस दे गेट एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स। सिंपल बात है, ऑलरेडी बार बार पढ़ते आ रहे हैं। सो इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, अब देखो यहाँ में एक्वाटिक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कहां से होता है, तो जीएफसी की मदद से होता है, मेनली ग्रेजिंग फूड चेन में, ठीक है। एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अगर बात करें तो एनर्जी फ्लो मेनली आपका डीएफसी से होता है, देन जीएफसी, दैट इज डेट्रिटस फूड चेन। क्योंकि टेरेस्ट्रियल में एनी टाइम क्या है, पत्ते इतना है कि पत्ते, इंसेक्ट, ये दिस दैट, इतना स्पेसीज से मरते रहते हैं, डिकम्पोजिशन होते रहेगा, तो एनर्जी उसी तरीके से ज्यादा फ्लो होता है टेरेस्ट्रियल में। और एक्वाटिक में आपका ग्रेजिंग फूड चेन से ज्यादातर होता है, फाइटोप्लैंक्टन की मदद से। डीएफसी में भी कनेक्टेड टू जीएफसी एट सम लेवल, हो सकता है कनेक्टेड, एंड सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्री टू जीएफसी। कोई ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर होते हैं वो कभी कभी ग्रेजिंग फूड चेन का प्री भी बन सकते हैं। और कोई एनिमल जैसे कॉकरोच, स्क्रोस, ह्यूमन, हम सब खाते हैं, हम कार्निवोर भी खाएंगे, हम हर्बीवोर भी खाएंगे। सो इसे को हम बोलते हैं ओमनिवोर, सब खाएगा, वेज नॉन वेज सब। और सच इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। जब फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं फूड वेब, वो पूरा एकदम इंटरकनेक्टेड। अभी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो पूरा चीज देखो, ये कॉम है, कॉम को खाया आपका ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर को खाया इस फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया पाइथन ने, सपोज पकड़ लो। सो ये एक फूड चेन हो गया इनका, क्लियर है। फिर यहाँ में देखो फ्लावरिंग प्लांट को खाया बटरफ्लाई ने, बटरफ्लाई को फिर खाया फ्रॉग, और फ्रॉग को खाया आपका स्नेक, ये एक फूड चेन हो गया। फिर से ये कॉम को खाया ग्रासहोपर, कलर चेंज कर लेता हूं, क्रोम को खाया आपका ग्रासहोपर, और ग्रासहोपर को फिर आपका खाया रेड, और रेड को खाया पाइथन, तो ये भी एक फूड चेन हो गया, देख रहे हो। एंड सो देखो आपस में देखो फूड चेन, ये वाला फूड चेन 1 2 3, ये वाला आपस में इंटरकनेक्टेड है कि जब तब फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं तो उसे हम कहते हैं फूड वेब, ठीक है, फूड वेब। जाली की तरह, मकड़ा के जाली की तरह, देखो फिगर दिख नहीं रहा है क्या, ये देखो फिगर, समझाने के लिए मैंने एक दो फूड वेब दिखा दिया इसमें, फूड चेन, क्लियर है। सो देखो ट्रॉफिक लेवल क्या है। सो ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फूड चेन में एक जगह जो ऑक्युपाई करेगा तो उसका वो ट्रॉफिक लेवल बन गया। सो बेसिकली 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगला स्टेज में सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचेगा, और ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हुआ तो उतना एनर्जी मिल ही नहीं पाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 4 ही होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर चाहिए होता है हमें, तो वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करेगा, इट इज प्लांट्स, जैसे एक्वाटिक में फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस, ट्री, टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। उसको कंज्यूम जो करेगा प्रोड्यूसर को, उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे जू प्लांक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा, ग्रासहोपर ग्रास को खाएगा, काउ ट्रीसेस को खाएंगे, ग्रासेस को खाएंगे। इसे जो कंज्यूम करेगा उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, जो कि थर्ड लेवल में, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। जैसे जू प्लांक्टन को बर्ड्स खाएंगे, ठीक है, फिशेस आपका ग्रासहोपर को खाएंगे, वुल्फ क्रो को खाए, काउ को खाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर, डेट इज चौथा लेवल में, डेट इज मेन आपका फिशेस, बर्ड्स खा लेते हैं, लायन आपका वुल्फ को खा लेगा, सब कोई खा लेगा, तो टॉप कार्निवोर होता है, ठीक है। सो हर स्टेप में सिर्फ 10% ही एनर्जी पहुंच पाएगा, यहाँ से सिर्फ 10% ही पहुंचा, 90% हीट के फॉर्म में लॉस हुआ, यहाँ से भी सिर्फ 10%, यहाँ से भी सिर्फ 10%, तो इसलिए ज्यादा लेवल नहीं हो सकता, वरना एनर्जी, जितना एनर्जी खाने में लग जाएगा उतना एनर्जी मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रॉफिक लेवल ही होता है। सो यहाँ कुछ नहीं है, बस समझा के रखा हुआ है, एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। सन है, सन से बनाया प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया ये, इसको खाएगा ये, पकड़ लो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। सो यहाँ 10% ही एनर्जी पहुंचा, 90% हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। इसे खाएगा ये, तो यहाँ भी 10%, इसका 10% ही पहुंचेगा, सिर्फ 90% हीट का फॉर्म में लॉस हो गया, और इसका 10% यहाँ पहुंचेगा, 90% हीट के फॉर्म में लॉस, और आखिर में मरने के बाद सबको तो आना ही है डिकम्पोजिशन के लिए, यहाँ में सबके पास। सो देख रहे हो। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ऑब्वियसली
ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि सिर्फ 10% ही पहुंच रहा है टोटल का, समझ रहे हो। तो यहाँ अगर 1000 था तो यहाँ पहुंचेगा 100 नेक्स्ट टॉपिक में, इसका 10% यहाँ सिर्फ 10 पहुंचेगा, वही बोल के रखा हुआ है। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम डेड मैटर दैट इट डज, ठीक है, और वो एनर्जी सोर्स बन जाता है किसका, डिकम्पोजर का। एंड ऑर्गेनिज्म एट इट ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोस डेटा एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर एनर्जी। ऑब्वियसली लोअर वाले में क्या है और कितना एनर्जी बना रहा है उसी पर डिपेंड करता है अगले वाले को कितना एनर्जी मिलेगा। सपोज यहाँ में पकड़ो ये 1 लाख किलो कैलोरी बना रहा है, तो अगले को कितना मिलेगा इसका 10%, आई थिंक 1000, हाँ 1000, अगले को फिर कितना मिलेगा आपका 100। तो वो डिपेंड करता है आपका लोअर वाले में कौन है, ठीक है। यहाँ 10,000 होगा आई थिंक 10%, हाँ 10,000, समझ रहे हो, वही बात लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट एक सेंटेंस दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, एक समय में, एक जगह में जो टोटल अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा, बायोमास जो भी लिविंग बायोमास प्रेजेंट रहेंगे पर्टिकुलर जगह में, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। उस जगह में वो सब प्रेजेंट है, मतलब याद रख लो इस तरीके से, ठीक है। सो इट इज मेजर्ड एज बायोमास दैट इज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और या तो बायोमास ऑर्गेनिक में, या तो मास मतलब या फिर नंबर में मेजर किया जाता है। और ऑब्वियसली बायोमास अगर मेजर किया जाए तो ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि उससे हमको मास पता चल जाता है एग्जैक्ट मास का, क्योंकि ड्राई वेट सबका कांस्टेंट रहेगा। फ्रेश वेट तो अलग अलग हो सकता है, किसी में ज्यादा पानी कंटेंट होगा तो वेट ज्यादा, किसी में कम उनसे वेट कम होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज इट फॉलो 10% लॉ, दैट इज 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। लोअर से ऊपर सिर्फ 10% ही जाएगा, तो बहुत सारा अगर हो गया ट्रॉफिक लेवल तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ काम का ही नहीं होने वाला, इसलिए लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है ट्रैफिक लेवल, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपका स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। स्टैंडिंग स्टेट में मिलेगा थोड़ा बाद में, उसको मैं बताऊंगा। सो नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इकोलॉजिकल पिरामिड। बहुत ही सिंपल है, देखो फूड चेन को, ठीक है, फूड चेन को आप जब पिरामिड के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे इस तरीके से, देखा होगा ना इजिप्ट का पिरामिड, फूड चेन को आप जब ऐसा एक्सप्रेस करोगे तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। और ये पिरामिड का हमेशा बेस कौन रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और इसी तरह से ऊपर में आपका कौन होगा, सबसे टॉप कार्निवोर या आपका टर्शियरी या टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से ये होगा। फूड चेन को जब पिरामिड में एक्सप्रेस करोगे तो आप बोलोगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इजी है ये, थोड़ा एक दो चीज याद भी रखना है, समझना भी है। तो बेसिकली 3 प्रकार का होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे पता नहीं पॉज कैसे होता है एक्चुअली, सो कोई नहीं। सो इकोलॉजिकल पिरामिड आपका 3 प्रकार का होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ नंबर, यहाँ नंबर के टर्म में आप कैलकुलेट करोगे कि कितना नंबर है, कंज्यूमर के प्रोड्यूसर कितना थे, 10 ट्री था, उसको खाने वाला डियर 5 था, ऐसे। और बायोमास मतलब वेट से मेजर करोगे, एनर्जी मतलब आप एनर्जी में मेजर करोगे, सिंपल है, ठीक है। सो आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, देखो सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अगर बात करो, ठीक है, ग्रासलैंड अगर इकोसिस्टम का बात करो ऐसा पिरामिड का फॉर्म में है, बट समझाने के लिए हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बात करो तो क्या होगा, ग्रासेस ऑब्वियसली ज्यादा होगा देन ग्रास ऊपर, है कि नहीं, ग्रास ऊपर से ग्रासेस बहुत ज्यादा होगा, और फ्रॉग ऑब्वियसली फ्रॉग ज्यादा होगा ना, ग्रास ऊपर ज्यादा होगा, फ्रॉग तो वही बोल के रखा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रासेस विल बी वेरी मच, ये नंबर याद नहीं करना है, जस्ट बता रहा हूं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा ग्रास ऊपर उससे थोड़ा कम होगा नंबर में, फ्रॉग उससे भी थोड़ा कम होगा, और स्नेक तो उससे भी कम होगा। सो ऐसा जो आपका इकोसिस्टम अगर पिरामिड समझाया जा रहा है इस तरीके से ऊपर की ओर कमते जा रहा है, तो ऐसा वाले को हम बोलते हैं अपराइट, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, अपराइट बोलते हैं, देखो कमते जा रहे हैं ऊपर में। सो पिरामिड ऑफ नंबर आप खुद देख लेना, ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होगा, अपराइट होगा, ठीक है। नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास, अब मास वेट हम मेजर करेंगे, ठीक है। सो अगर बायोमास में बात करें हम, अगर हम बात करें यहाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है, तो क्या होगा आपका, इसका वेट जो होगा, जो ये आपका ग्रासलैंड नहीं, लेट मी चेक, ओके,
पिरामिड ऑफ बायोमास, ये प्राइमरी कंज्यूमर। जूप्लांक्टन, सॉरी, ये किसका अपराइट होगा? ओके, ट्री का ही बात कर लो, ठीक है, सिंपल है। देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट किसका होगा? तुम पकड़ लो फॉरेस्ट का, क्योंकि फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूसर होंगे ट्रीज, ठीक है, उसका क्या मास ऑब्वियसली ज्यादा होगा। इतना प्लांट है, इतना फॉरेस्ट में बड़ा पड़ा हुआ है, उसे कंज्यूम करने वाले डियर का वेट ऑब्वियसली इतना कम होगा। फिर आपका डियर को कंज्यूम करने टाइगर का जो वेट होगा, डियर से टाइगर का नंबर कम होगा। टर्शियरी फाइनली जो उसको कंज्यूम करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर का, उसका भी वेट ऑब्वियसली कम होगा, तो ये अपराइट होगा। पर पिरामिड ऑफ बायोमास किसी किसी का इन्वर्टेड होता है, उल्टा भी होता है। किसका? तो इन्वर्टेड होता है आपका, याद रख लेना, एक्वाटिक इकोसिस्टम का याद रख लेना। क्या? एक्वाटिक इकोसिस्टम का। कैसे? तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जू प्लांक्टन हमेशा ज्यादा वेट होता है उसका, जू प्लांक्टन का, क्योंकि उनका नंबर भी ज्यादा होता है, और फाइटोप्लैंक्टन का वेट कम होगा, वो नंबर में भी कम होते हैं। सो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज सीन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, दे आर सपोर्टेड बाय लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन काफी ज्यादा होते हैं देन फाइटोप्लैंक्टन, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास किसका आता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम का। नाउ पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, ऑलवेज अपराइट होता है, क्योंकि यहां में अगर सपोज देखो सन का ये कितना परसेंट, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब क्या? देखो, सनलाइट से टोटल एनर्जी आया तो उसका 50% अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, अच्छा होता है, उसे हम कहते हैं पार। आउट ऑफ दिस 50% प्लांट कितना लेता है? 2 to 10% लेता है, ठीक है। सो देखो 50 का 10% कितना होता है? 5, है ना। 50 का पार का 10% कितना होता है? 5 होगा ना। तो वही 50 का 2 बोलने से कितना होगा? 1% होगा। अगर ये पार का अगर 100% में कैलकुलेट करने जाओ तो, ठीक है। सो अल्टीमेटली 2% ही पार का लेते हैं, दैट इज अल्टीमेटली मेन जो सनलाइट है उसका अल्टीमेटली कितना हो गया? 1% ही तो लिया ना, वही बोल के रखा हुआ है। तो सपोज अगर सनलाइट से आपका इतना कितना 10 लाख जूल एनर्जी आया, तो उसका 1% कितना होगा आपका? 10,000 होगा। काट दो इधर में, 1% कितना होगा आपका? 10,000 जूल होगा, ठीक है। और ये 10,000 जूल से नेक्स्ट स्टेप में 90% लॉस हो जाएगा, तो बचा कितना? 1,000 जूल। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा उसके पास 1000 का 10% पहुंचेगा, 100 जूल। उसका ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर का पास सिर्फ इसका 10% पहुंचेगा, दैट इज 10 जूल। इसका ऊपर और पकड़ लो, सपोज उनसे 1, उसका ऊपर उनसे 0.1, उसका ऊपर और उनसे 0.001, तो इतना एनर्जी का क्या ही होगा। इसलिए 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा नहीं होते। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, याद रखिएगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो घटते जा रहा है ना भाई एनर्जी, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अब देखो फिर से, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, चाहे आप एनर्जी बात कर रहे हो इकोलॉजिकल पिरामिड में, या बायोमास का बात कर रहे हो, या नंबर का बात कर रहे हो, हैज टू इंक्लूड और ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉफिक लेवल। सपोज एक ट्रॉफिक लेवल में है 50 और आपने बायोमास सिर्फ 20 का कैलकुलेट किया, तो होगा क्या? नहीं, चाहे एनर्जी हो चाहे बायोमास हो, सब जितना भी ट्रॉफिक लेवल में जितना भी है आपको सब इंक्लूड करना है, ठीक है। एंड ए ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पेसिस एज सच। ट्रॉफिक लेवल में अलग अलग हो सकता है, प्रोड्यूसर प्लांट में भी आपका अलग अलग प्लांट हो सकता है, ठीक है। तो वो स्पेसिस नहीं समझा रहा है, एक फंक्शनल लेवल की तरफ ट्रॉफिक लेवल काम करता है, फंक्शनल लेवल में, नॉट एज ए स्पेसिस। एंड कोई कोई स्पेसिस आपका एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है एक ही इकोसिस्टम में एट द सेम टाइम। जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्पेरो का। स्पेरो अगर आपका सीड, फ्रूट या पी खा रहा है तो क्या हो गया? ट्री को खा रहा है ना, तो क्या हो गया? वो प्राइमरी कंज्यूमर है, हार्बिवोर हो गया ये, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खा रहा है। पर यही स्पेरो अगर ये सब नहीं खा के अगर ये इंसेक्ट व वर्म्स खा रहा है, तो क्या ऑलरेडी ये कंज्यूमर को अटैक कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। सो देखो एक ही इकोसिस्टम में सेम टाइम में ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, इसलिए इनको इकोलॉजिकल पिरामिड में जगह कहीं नहीं दिया जाता। ये ड्रॉबैक्स है इकोलॉजिकल पिरामिड का, जो कि अभी देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो यही बोला है, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में आपका
पिरामिड जो होता है वो अपराइट होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा ज्यादा होता है नंबर में देन बायोमास ऑफ द हर्बीवोर, ठीक है। पर एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड हमने देख लिया पॉन्ड इकोसिस्टम में, आपका पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड है। और कुछ देखो, इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा ना, क्या होगा, ऑब्वियसली बिग ट्री का नंबर ज्यादा होगा। एक फॉरेस्ट में सपोज 50 ट्री, तो इंसेक्ट कितना होगा, 50 लाख इंसेक्ट होगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली ऐसा केस में भी आपका क्या होगा, जो है नंबर ज्यादा होता है कि प्रोड्यूसर इतना है तो इंसेक्ट जो होगा आपका 50 लाख है और ज्यादा होगा, इंसेक्ट को फीड करने वाला और ज्यादा होगा। सो इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड होगा, ठीक है, नंबर में ओके, नंबर में, क्योंकि ट्री इंसेक्ट का नंबर ट्री से ज्यादा होगा। सो एंड बायोमास में भी अवनिन, वो तो हो गया नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है आपका एग्जांपल, पिरामिड ऑफ, ये नंबर होगा, ठीक है, ये पहला वाला नंबर में, पिरामिड ऑफ नंबर में। और बायोमास में ये वाला भी आपका अपराइट ही होगा, क्योंकि ट्री 50 से भी 50 लाख इंसेक्ट आने से भी 50 ट्री का वेट ज्यादा ही होगा। और नेक्स्ट आपका पिरामिड ऑफ बायोमास सी में इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि सी में ऑलरेडी पता है हमको मछलियों का वेट काफी ज्यादा होगा देन फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं एल्गी सब, तो मछलियों का तो वेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा इनका बायोमास में, ठीक है। सो इस चीज को याद रख लीजिएगा। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज सेपरेट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज लॉस एज हीट एजीटी स्टेप, 90% एनर्जी लॉस होता है तो ऊपर कम ही पहुंचेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, किसका पिरामिड इन्वर्टेड है, ऊपर में एक था और यहाँ में 2 है, याद रख लीजिएगा। ना इकोलॉजिकल पिरामिड का लिमिटेशन है भाई कुछ, जैसे कि मैंने बोला कि इट डजंट टेक इनटू अकाउंट, ये उसको नहीं लेता है, ऐसा स्पीशीज को नहीं लेता जो विच बिलोंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल में जब सीड को खाएगा और वर्म्स इंसेक्ट को खाने से सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इनको नहीं लिया जाता, तो ये ड्रॉबैक्स है, ठीक है। और ये एज्यूम करता है ऐसे सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एकोमोडेट ए फूड वेब। अरे भाई जरूरी थोड़ी है ग्रासहोपर को फ्रॉग खाया, सिर्फ फ्रॉग ही खा सकता है, ग्रासहोपर को तो आपका रेड भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है, और फ्रॉग को जरूरी नहीं स्नेक खाएगा, फ्रॉग का आपका वुल्फ भी खा सकता है और भी ऑर्गेनिज्म खा सकता है, तो ये सिर्फ सिंपल फूड चेन समझाता है, ठीक है। तो ये इसका गलती है, क्योंकि फूड चेन से ज्यादा फूड वेब एग्जिस्ट करता है। एंड थर्ड डिमेरिट क्या है इसका, सेप्रोफाइट आर नॉट इंक्लूडेड, इकोलॉजिकल पिरामिड में सेप्रोफाइट इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन में, ठीक है। सो दिस आर द सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। काफी गर्मी है, ठीक है, आई ऑलमोस्ट मैं यहाँ पंखा नहीं चला सकता वरना आवाज बहुत आएगा। नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब इकोसिस्टम आपका सक्सेस की ओर जा रहा है, सक्सेस की ओर मतलब अच्छा एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बनने वाला बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का बीच में इंटरेक्शन बढ़िया होने वाला है, ठीक है। सो देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या, कि इट इज ए ग्रेजुअल स्लो एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया लीडिंग टू ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स मतलब कम्युनिटी दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। देखो एक एरिया था जहां पकड़ लो कुछ भी नहीं था इनिशियली, बस कुछ ऑलरेडी था, तो हमें लाहे आपका स्पीशीज का चेंजेस आएगा, उस एरिया के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट करते जाएंगे, काफी चेंजेस होते जाएगा, ठीक है। और जब एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा वो एरिया में, वो कम्युनिटी में स्पीशीज का, कि वो उस इन्वायरमेंट पर्टिकुलर वो एरिया के साथ मेकअप हो चुके हैं, बायोटिक कंपोनेंट के साथ, सनलाइट वाटर सॉइल सब के साथ अडेप्ट हो चुके हैं, तो मतलब वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी में पहुंच गया, क्लाइमैक्स एकदम सही सीन में, अब आराम से वो अटेम्प्ट सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। लाए इट इज ए ग्रेजुअल, एक दिन में नहीं होने वाला, 100 हजारों साल लग जाता है, स्लो आराम से होता है, प्रेडिक्टेबल चेंज होता है, कि अगर पकड़ लो एक एरिया में स्पीशीज को कॉलोनाइज कर रहे हैं नया जगह को, वहां वोल्केनिक इरप्शन आ गया तो सब खत्म, तो प्रेडिक्टेबल चेंज होता है, भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो वहां स्पीशीज बढ़िया से क्लाइमैक्स कम्युनिटी पहुंच जाएगा और वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। So in this, some species colonize an area and increase in number, whereas other species decline and disappear. जो फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल इवोल्यूशन, जो सर्वाइव कर पाएगा, फिट हो पाएगा, तो वो सर्वाइव करेगा, रिप्रोडक्शन नंबर उसका बढ़ेगा, और जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसका नंबर ऑब्वियसली गायब हो जाएगा वो स्पीशीज सब, ठीक है। सो द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन एरिया आर कॉल्ड सीरी, सीर बस सीरी बोलो,
डेट इज की देखो मैं बता रहा हूँ अभी। सपोज ये रॉक्स था, एक बड़ा सा पत्थर है, सोइल वेल कुछ नहीं है, इसको सबसे पहले आएगा कौन, लाइकेन आने वाला इसमें। फिर लाइकेन क्या करेगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ डालेगा और रॉक्स को तोड़ना चालू करेगा, और ये रॉक्स लाए 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 आपका क्या सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं विदरिंग प्रोसेस, क्या विथेरिंग। ठीक है, अब सॉइल आ गया तो लाए लाए यहाँ आ जाएगा आपका, पहले ब्रायोफाइट्स आना चालू करेगा, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, और लाए 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 बड़ा प्लांट आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो पूरा ट्रांजिशन हुआ एक रॉक से जाके बाद में बड़ा ट्री आके एडजस्ट हो गया, तो इसी पूरा कम्युनिटी जो सक्सेसिवली एक एरिया में इतना सारा कम्युनिटी आ गया, इसको हम कहते हैं सीरी। और इंडिविजुअल कम्युनिटी को हम कहते हैं सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी। टेटिस की देखो, पहले रॉक्स था, फिर वहां में लाइकेन और मोसेस आने लग गया लाए लाए, फिर सॉइल होने लगा तो वीड्स आने लगे छोटा छोटा प्लांट, फिर ग्रासेस उगने लग गया, फिर श्रब्स आया, फिर लाए लाए ट्रीज आने लगे, और बाद में बड़ा बड़ा ट्री आके क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच गया, एडजस्ट हो गया और वो एक फॉरेस्ट बन गया। ठीक है, सो पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, और पूरा कम्युनिटी को हम बोलते हैं सीरी, और इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल को हम बोलेंगे आपका सीरियल स्टेज। आई होप समझ पाए हो। ठीक है, और जो पहला स्पेसिस ये रॉक को इन्वेट करेगा उसे हम कहते हैं पियोनियर स्पेसिस, और रॉक्स का कौन है, वो लाइकेन। सो द स्पेसिस इन्वेडिंग ए बेयर एरिया, खाली एरिया को हम बोलते हैं पियोनियर स्पेसिस। तो रॉक में पहले सबसे पहले कौन आता है आपका, लाइकेन। तो रॉक का आपका पियोनियर स्पेसिस है लाइकेन। ठीक है, सो इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेज, एक से जब दूसरा में जा रहे हैं लाए लाए समय के साथ, एकदम बहुत समय लग जाता है, सालों साल, हजारों हजारों साल लग जाता है। ऑब्वियसली देयर विल बी ए चेंज इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज, बढ़ते जा रहे हैं, ब्रायोफाइट्स आया, फिर टेरिडोफाइट्स आया, एन ऑर्गेनिज्म, एंड अल्टीमेटली टोटल बायोमास में इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ पत्थर था, फिर यहाँ में और प्लांट्स आए, बड़े प्लांट्स आए, तो देखो बायोमास में तो इंक्रीज हो रहा है हर स्टेज में। ठीक है, सो आज जो भी प्रेजेंट है कम्युनिटीज, आपको फॉरेस्ट वॉरेस्ट जो भी दिखाई देता है, ऑल दिस आर ड्यू टू द सक्सेशन ड्यू टू मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन से हुआ, इसलिए कहा जाता है सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वेर पैरेलल प्रोसेस। सक्सेशन का साथ साथ इवोल्यूशन भी होता है। जो उस एरिया में सर्वाइव कर पाया, फिट हो पाया, वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं हो पाया वो इवोल्व, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेशन आपका दो प्रकार का होता है, बहुत सिंपल है। एक प्राइमरी सक्सेशन हम कहते हैं एक हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन क्या मतलब, एक रॉक्स था, वही रॉक वाला बात, यहाँ क्या सॉइल था क्या, नहीं, पहले से कुछ अवेलेबल नहीं था, पहले लाइकेन आया, फिर मोसेस आएगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, सॉइल आएगा, छोटा छोटा ग्रासेस आएगा, फिर दिस डेट, सो बहुत समय लगेगा, एक दिन में पत्थर टूट के थोड़ी सॉइल बन जाएगा, इट टेक्स ह्यूज टाइम। तो एक बंजर एरिया में अगर आपका सक्सेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं आपका प्राइमरी सक्सेशन, जहां सॉइल वेल कुछ अवेलेबल नहीं था, तो ये ऑब्वियसली स्लो होगा, काफी स्लो। और सेकेंडरी सक्सेशन किसे कहते हैं, ये एक एरिया था जहां फॉरेस्ट वॉरेस्ट सब था, पर यहाँ कुछ आग लग गया, सपोज पकड़ लो, और ये फिर से बंजर हो गया। पर भाई बंजर होने से क्या हुआ, यहाँ तो सॉइल तो ऑलरेडी अवेलेबल था ना, आगे तो लग के सब गायब हुआ, तो सॉइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो थोड़ा सा बढ़िया कंडीशन मिलते हैं, यहाँ फिर से प्लांट उगने लग जाएंगे। तो ऑलरेडी जहां सॉइल वेल सब प्रेजेंट है और वहां में अगर सक्सेशन स्टार्ट हुआ, इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट होगा इन कंपेरेटिव टू योर प्राइमरी सक्सेशन। समझ रहे हो, तो समझ में आ जाएगा। देखो, तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है आपका, सो द सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एन एरिया जहां पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो कहां से एग्जिस्ट होगा, सिर्फ पत्थर ही थे। ठीक है, दैट मीन्स एग्जांपल न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर, कुछ नहीं रहता वहां, लाए लाए होने वाला है। सो टू एस्टेब्लिश अ बायोटिक कम्युनिटी, फर्टाइल सॉइल बनेगा, मस्ट बी फॉर्म, ये रॉक्स लाए 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 फर्टाइल सॉइल बनेगा, तब ना ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसलिए ये प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। क्लियर है। और सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या, सक्सेशन वहां टेकिंग प्लेस, वहां में जहां ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे बट लॉस्ट हो गए ड्यू टू सम रीजन, या तो फायरिंग हो गया, आग लग गई, या कुछ हो गया। जैसे कि एबंडेंट फार्मलैंड, कहीं का लैंड एकदम एबंडेंट हो चुका था, बर्न या कट फॉरेस्ट, लैंड डेट आर फ्लडेड, सिंस सम सॉइल्स और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, तो यहाँ सक्सेशन ऑब्वियसली फास्टर होगा देन प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, और स्पेसीज कौन सा इन्वेट करेगा वो भी डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ सॉइल, एबिलिटी ऑफ वाटर। बढ़िया सॉइल क्वालिटी, वाटर बढ़िया है, तो स्पेसीज बढ़िया से आपका हो जाएगा। आई होप प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन क्लियर है। ठीक है, सुनाओ,
In succession, change in vegetation affect food and shelter of animal. Thus, succession lead to change in the number and types of animals and decomposition. मतलब क्या कर रहा है सक्सेशन में, ये जो एक एक स्टेज में सीरियल स्टेज है सक्सेशन में, तो ऑब्वियसली यहाँ का वेजिटेशन इसे इफेक्ट करेगा कि यहाँ कौन सा एनिमल सर्वाइव करेगा, कौन सा प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ में, ठीक है। फूड क्या अवेलेबल होगा, शेल्टर कैसे एनिमल को मिलेगा, मैटर करेगा यहाँ में, ठीक है। तो इसलिए आपका अगर वही तो बोला जाता है ना, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो उस एरिया में उस सिचुएशन को सर्वाइव कर पाएगा वो टिक जाएगा, और जो नहीं हो पाएगा वो लाए लाए गायब होते जाएगा, एक्सटिंक्ट होते जाएगा। एंड नेचर और ह्यूमन induced disturbances like deforestation on fire can convert a particular serial stage to an earlier stage. सपोज पकड़ लो तुमने यहाँ में एक फाइनली ये एक्स वाला स्टेज में पहुंच चुका है, और यहाँ ड्यू टू मैन मेड या कुछ कारण से आग लग गया, तो फिर से ये बंजर हो जाएगा ना भाई, पहले वाला जैसे स्टेज में आ जाएगा, वही बोल के रखा हुआ है, ठीक है। फिर से ये न्यू कंडीशन क्रिएट कर देगा दैट कैन एनकरेज सम स्पीसीज और इवन कैन डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीसीज। तो हो सकता है वो बंजर एरिया जहां आग लग के हो गया वहां कोई स्पीसीज सर्वाइव ना करे, इलिमिनेट हो जाए, और कोई कोई स्पीसीज हो सकता है इसमें भी सर्वाइव कर जाए, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सो वही बात है, ठीक है। सो नाउ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिट, नेचर ऑफ हैबिटेट प्लांट का प्लांट सक्सेशन दो प्रकार का हो सकता है, हाइड्रेट सक्सेशन एंड जेरेक्स सक्सेशन। और ये दोनों हमेशा जाने का कोशिश करते हैं आपका मीडियम कंडीशन में, जिसे हम कहते हैं मेजिक कंडीशन। हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रो मतलब समझ लो वाटर से मेजिक कंडीशन में जाएगा। मेजिक मतलब ज्यादा वाटर भी नहीं, ज्यादा सॉइल भी नहीं, मतलब क्लाइमेक्स से मस्त एक कंडीशन है। जेरिक मतलब ड्राई रीजन से भी ये सक्सेशन करके हमेशा मेजिक की ओर जाने का कोशिश करता है, ठीक है। सो देखो पता चलेगा, इसको थोड़ा याद भी रखना है, एक फिगर है बताऊंगा मैं। सो हाइड्रस सक्सेशन मतलब क्या, इट टेक्स प्लेस इन वाटर एरिया में, ठीक है। एंड इट प्रोग्रेस फ्रॉम का हाइड्रिक वाटर एरिया से टू मेजिक कंडीशन, मतलब मीडियम वाला कंडीशन, ठीक है। मेजिक मतलब क्या, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो। और जेरिक मतलब क्या, इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया, और वो प्रोग्रेस करने का कोशिश करेगा सक्सेशन करके कि वो जेरिक से मेजिक कंडीशन में जाए, क्योंकि मेजिक आपका क्लाइमेक्स कंडीशन में है, बढ़िया से मिलकर जाए हुआ है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हाइड्रस हो या जेरिक्स हो दोनों लीड करते हैं भाई हम मीडियम वाटर कंडीशन में जाए, ठीक है, डेट इज मेजिक कंडीशन में, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में है। सो देखो जेरोफाइटिक कंडीशन का एग्जांपल देखो, प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स मतलब ड्राई एरिया, एक बंजर रॉक पड़ा हुआ है, रॉक में आपका सबसे पहले आया पायनियर स्पीसीज कौन, लाइकेन। लाइकेन कुछ एंजाइम सीक्रेट किया, ब्रेकडाउन करने लग गया, सॉइल्स बना, फिर मोसेस आएगा, फिर सॉइल्स बनेगा, तो वहां स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्राइफाइड आने लग जाएंगे, ठीक है। फिर बिगर प्लांट्स आने लग जाएंगे, फिर फॉरेस्ट बन जाएगा, तो मेजिक कंडीशन आ गया, एकदम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगा, ठीक है। सो प्राइमरी सक्सेशन रॉक्स इज एग्जांपल ऑफ योर जेरोफाइटिक सक्सेशन। सो लाइकेन प्योनर स्पीसीज से जो पहला आएगा सीक्रेट करेगा, एसिड डिसॉल्व करेगा रॉक को, और वेदरिंग करके सॉइल फॉर्मेशन करेगा, और बाद में लाइला ब्राइफाइट स्टेरिडोफाइट सब आके फॉरेस्ट बन के क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगा, ठीक है। एग्जांपल पूछेगा, और ये फिगर याद रखना है, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन वाटर से आप कैसे मीडियम कंडीशन में जाएगा फॉरेस्ट में। सो समय के साथ वाटर बॉडी भी आपका लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच जाता है फॉरेस्ट। कैसे देखिए, सो इनिशियली में पानी में आपका प्रेजेंट होगा फाइटोप्लैंक्टन, ध्यान रखना है। फिर लाए वहां में कुछ पानी के अंदर में ही प्लांट उगने लग जाएंगे, सबमर्ज प्लांट स्टेज आएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है, सबमर्ज प्लांट स्टेज। फिर आएगा सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, कुछ प्लांट ऊपर में फ्लोट कर रहे हैं, देखिए यहाँ में। फिर आपका आएगा रिड स्वम्प स्टेज, लाए प्लांट्स बड़े बड़े हो गए, नीचे से ऊपर तक जाने लगे, वाटर कंटेंट कम हो चुका है। फिर आएगा आपका मर्श मीडो स्टेज, यहाँ में क्या होगा, आपका वाटर ऑलमोस्ट सूख जाता है, थोड़ा बहुत ही रहता है, देखिए लाला ये फॉरेस्ट की ओर में बढ़ते जा रहा है ये स्टेज। और फिर आपका आएगा स्क्रब स्टेज, यहाँ वाटर ऑलमोस्ट नील हो जाता है, वाटर गायब, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा प्लांट उगने भी लग गई है जमीन में, और अल्टीमेटली ये फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो पहला देखो फाइटोप्लैंक्टन रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, सबमर्ज, फिर फ्री फ्लोटिंग, 3 स्टेप तो आप याद रख लेना, याद रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड याद रहेगा। एरो डाल के ऐसा नीट में क्वेश्चन पूछ देगा आपको, और इसका याद रख लेना RMS से याद रख लेना, ठीक है, RMS। दैट इज चौथा वाला क्या होगा, रिड स्वम्प स्टेज, पांचवा वाला होगा मिर्च मेडो स्टेज, एंड S से होगा आपका श्रब स्टेज, और फाइनली आपका फॉरेस्ट दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच जाएगा। सो ये है आपका सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन वाटर, दैट इज योर हाइड्रिक सक्सेशन का, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये चीज, ठीक है।
चलते हैं आप नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट का साइकिल होने वाला है यहाँ में। ठीक है, कार्बन, फास्फोरस, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में जो प्रेजेंट रहता है वो आप फिर प्लांट लेगा। देखो न्यूट्रिएंट क्या होगा, सॉइल में रिजर्वेयर होकर रखा है। सपोज सॉइल से क्या लेगा, प्लांट लेगा, न्यूट्रिएंट प्लांट के पास गया, प्लांट को जो खाएगा उसके पास न्यूट्रिएंट चला गया। सपोज डियर ने खा लिया सपोज, और डियर जब मर जाएगा तो डिकम्पोज होकर वो न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में आ जाएगा कि नहीं, डियर मरेगा, डिकम्पोज होगा तो न्यूट्रिएंट वही वापस सॉइल में आ जाएगा, सॉइल से फिर प्लांट लेगा। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग होते रहता है। और एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि देखो ये एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक पर्टिकुलर समय में ये एरिया में सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। और यहाँ में जो भी बायोमास प्रेजेंट है, सपोज जो भी बायोमास प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो याद रख लेना, क्रॉप मतलब स्टैंडिंग बायोमास का बात कर रहा है, लिविंग मैटर, और स्टैंडिंग स्टेट मतलब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दिस सॉइल इन ए गिवन टाइम। न्यूट्रिएंट कितना प्रेजेंट है एक सॉइल में तो उसे स्टैंडिंग स्टेट, पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि वो वेरी कर सकते हैं ना इन ए गिवन टाइम, इसलिए कहा जाता है। सो इट वेराइज ऑब्वियसली, डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट होगा एंड सीजनल बेसिस में भी। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने बोला ट्री ने सपोज ले लिया सॉइल से, ट्री को खाएगा डियर, डियर डिकम्पोज हो गया वापस सॉइल में ही आने वाला है, फिर प्लांट लेगा। सो कभी इकोसिस्टम से गुम नहीं होता, रिसाइकिल होता रहता है अगेन एंड अगेन, इसलिए हम इसे न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग कहते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट, ट्री से डियर, डियर डिकम्पोज होगा फिर से सॉइल, सॉइल से फिर ट्री। ठीक है, सो डिफरेंट कंपोनेंट में जो ये मूवमेंट हो रहा है इकोसिस्टम में, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब आपका रॉक्स वॉक्स, तो आखिर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में तो साइकिल हो रहा है ना, लिविंग फिर सॉइल इन दिस, तो इसलिए हम इसे बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आपका दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। ये गैसियस साइकिल हो सकता है या फिर ये सेडिमेंटरी साइकिल हो सकता है। गैसियस, गैस क्या क्या गैस होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, याद है। सो इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल, कैसे ये रिसाइकिल होता रहता है। और इसका रिजर्वेयर क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन का है, एटमॉस्फेयर में है ना, तो रिजर्वेयर एटमॉस्फेयर है। सेडिमेंटरी साइकिल, सेडिमेंट होकर रहेंगे जमीन में, क्या रॉक से आपका फॉस्फेट, फास्फोरस, सल्फर, तो फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल ये आपका सेडिमेंटरी का एग्जांपल है। और इसका रिजर्वेयर क्या होगा, आर्ट सेडिमेंट होकर रहे हमें। ठीक है, सो एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा रेगुलेट द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली एनवायरमेंट फैक्टर डिपेंड करेगा कि सॉइल अगर टफ है तो कहां रिलीज हो पाएगा, पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, सब मैटर करेगा। एंड रिजर्वेयर का काम क्या होता है, जैसे ये एटमॉस्फेयर है रिजर्वेयर आपका गैसियस का, सेडिमेंटरी का, आर्ट क्लास, रिजर्वेयर का काम क्या होता है। सपोज यहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ रिक्वायरमेंट है सपोज 10 सल्फर का, सपोज 10 सल्फर का रिक्वायरमेंट है पर है 5 ही, तो कोई ना कैसे ये रिजर्वेयर से नेक्स्ट काम होगा कि रिजर्वेयर से यहाँ उसका डिफिशियंसी को पूरा किया जाए थ्रू साइक्लिंग। तो रिजर्वेयर मीट द डिफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स और इफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब अंदर जाना, इफ्लक्स मतलब बाहर निकलना। तो रिजर्वेयर का काम होता है भाई डिफिशियंसी जो भी है उसको पूरा करना, बस सिंपल भाषा में। ओके, सो एक एक साइकिल पढ़ेंगे हम, उसका कार्बन साइकिल पढ़ेंगे गैसियस का, और सेडिमेंटरी का हम फास्फोरस साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, सो कार्बन साइकिल देखो पूरा पॉइंट में आते हैं एकदम आराम से। सो रिजर्वेयर ऑफ कार्बन कितना क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर में 1% होता है। ऑर्गेनिज्म जो है इसमें 49% जो ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट है वो कार्बन होता है। सपोज मैं 100 kg हूँ, मेरे में अगर वाटर हटा दिया जाए और मैं 100 kg का हूँ, वाटर हटा देने के बाद मेरा वेट बचा 50 kg, तो 50 kg में से ऑलमोस्ट 49%, डेट इज और 24.5 किलो मेरा वेट जो है वो कार्बन का ही होता है, क्योंकि सारा तो कार्बन है भाई। आप एमाइनो एसिड में देखो तो भी कार्बन है कि नहीं, आप कार्बोहाइड्रेट में देखो तो भी कार्बन है, आप जिसमें देखो तो भी तो कार्बन है। ये है डेट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये टोटल मिला के 98% टोटल हम लोग का बॉडी का कवर करते हैं। शायद ये परसेंटेज मैं भूल रहा हूँ, पढ़ा के रखा है मैं, वहां देख लेना मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। ठीक है, और ओशन जो होता है 71% डिजोल्व कार्बन रखता है एंड इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करता है, प्लस फॉसिल फ्यूल से भी कार्बन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है ही है। ठीक है, सो यहाँ 2D पॉइंट डायरेक्ट समझा कर, 2D पॉइंट सारा डाटा देकर रखवा है,
ठीक है, तो मैं समझा भी दूंगा इसको। सो कार्बन साइक्लिंग occurs थ्रू एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। देखो कार्बन साइक्लिंग रिसाइक्लिंग होते रहता है एटमॉस्फेयर से ओशन से, ओशन में 71% है डीजल, तो वो रिसाइक्लिंग कर देता है। तो लिविंग, हम भी क्या छोड़ CO2 रिलीज कर रहे हैं ना, तो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं कि नहीं। एंड डेड ऑर्गेनिज्म, जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो भी लिटिल अमाउंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है, ठीक है। सो इस तरह से रिसाइक्लिंग होता है। देखो और एक डाटा याद रख लेना है कि टोटल पूरा साल में पूरा टोटल कितना कार्बन फिक्स होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो ये है 4 × 10⁻13 kg, इतना कार्बन एनुअली फिक्स होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसमें से मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे, थ्रू रेस्पिरेशन, बाहर छोड़ रहा हूं। और वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर का प्रोसेसन में भी डिकम्पोजर कुछ अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो सिंपल है, इस तरह से कार्बन आपका रिसाइकल करते रहता है। एंड सम अमाउंट ऑफ फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट टू सेडिमेंट एंड रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। कुछ अमाउंट का कार्बन ऑब्वियसली जो डिकम्पोजर हो या जो भी हो, वो काफी इतना अंदर चला जाता है कि वापस सर्कुलेशन में नहीं आ पाता, तो कुछ अमाउंट का लॉस हो जाता है सर्कुलेशन से। और बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी एक्सेट्रा, तो ये सब ज्यादा करने से एक्टिविटी क्या होता है, उतना ही ज्यादा धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो उतना ही ये लेवल बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो वही है ये फिगर, कुछ नहीं है भाई, ये एटमॉस्फेयर है। कार्बन डाइऑक्साइड में आपका वाटर में भी उसका प्लांट फोटोसिंथेसिस होता है, फाइटोप्लैंक्टन खाना बनाएगा, फिर वहां पे भी मरेगा जू प्लांक्टन से, यहाँ से भी रिलीज करेगा कार्बन थोड़ा बहुत, ठीक है। और जू प्लांक्टन फाइटोप्लैंक्टन रेस्पिरेशन करके भी थोड़ा बहुत लूज करते हैं। फिर प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करेगा, फिर इसको जो खाएगा एनिमल और मर जाएगा ये प्लांट और एनिमल, तो डेट्रिटस भी थोड़ा बहुत रिलीज करेगा, बर्निंग के वजह से भी रिलीज होता है। तो कार्बन इसी तरह से सर्कुलेशन में चलते रहता है बिटवीन एटमॉस्फेयर, ओशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर, ठीक है। मेन यहाँ मुद्दा है, तो वो तो समझ ही लिए, ये एक बार वैल्यू याद रख लेना और ये वैल्यू सब याद रख लेना, बस हो जाएगा। सो वही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का वैसे क्या है रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल करता है, जिसकी वजह से रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, क्लियर है। और उसी तरह से सेडिमेंटरी साइकिल का एक फॉस्फोरस साइकिल हम देखते हैं। सो फॉस्फोरस हमको पता है इट इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। हमको पता है जो हम लोग का मेम्ब्रेन है वो क्या से लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, ठीक है। लिपिड इस तरीके से बाइलेयर से बना रहता है इस तरीके से, और इसमें ये होता है आपका पोलर हेड जो कि सेल में पढ़ा चुका है मैंने, और ये होता है नॉन पोलर टेल, और ये पोलर हेड में फॉस्फेट होता है आपका। तो फॉस्फेट मेजर कंस्टिट्यूएंट है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो या आरएनए हो आपका, न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड दैट इज फॉस्फेट, तो उसमें भी है, प्लस सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ में भी फॉस्फेट है। तो फॉस्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। ऑल्सो हम लोग का बोन, टीथ में फॉस्फोरस सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मोलस्का का सेल्स में, सब में, ठीक है। तो इसका साइक्लिंग कैसे होता है देखिए। सो नेचुरल रिजर्वर जो होता है फॉस्फोरस का वो होता है आपका रॉक्स, ठीक है, रॉक्स में होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। ये फिगर समझता हूं मैं, देखिए। तो ये रॉक्स जो आपका वेदरिंग प्रोसेस से आपका सॉइल बनेगा, तो सॉइल में आपका फॉस्फेट चला जाएगा, प्लांट उसको ले लेंगे, फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे प्रोड्यूसर प्लांट, ठीक है। इस प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, तो उसके पास फॉस्फोरस चला जाएगा। ये जब डेड हो जाएगा, तो डेड होने के बाद क्या होगा, डेट्रिटस बन जाएगा, तो डेट्रिटस, और फिर प्रोड्यूसर भी, प्लांट का भी पार्ट थोड़ा बहुत गिर के डेट्रिटस हो जाता है, पत्ता जो भी। सो डेट्रिटस फिर डिकम्पोजिशन होके वापस फॉस्फोरस को सॉइल में आ दिया जाएगा, और फिर से प्लांट उसे एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है इन दिस प्रोसेस। सो इस तरह से फॉस्फोरस का साइकिल चलता रहता है। आई होप क्लियर होगा, ये सिंपल है। सो नेचुरल रिजर्व फॉस्फोरस का क्या है, आपका रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। सो व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, माइन्यूट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट डिसॉल्व हो जाता है सॉइल में एंड आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये सॉइल बन गया और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एंड फिर उसको कंज्यूमर ले लिया, तो कंज्यूमर के पास गया, ये मर गया, तो डेट्रिटस बन गया। सो वेस्ट प्रोडक्ट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज बाय कौन, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ताकि वो फॉस्फोरस को वापस रिलीज कर पाए सॉइल में, ताकि फिर से प्लांट ले, और इस तरह से साइकिल होते रहता है, ठीक है। सो ये इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मेन डिफरेंस क्या है फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल में, आप ध्यान देना, आप अगर देख रहे हो बढ़िया से तो ध्यान दो।
कार्बन साइकिल में हमने क्या देखा कि हमारे से भी कार्बन साइकिल चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, बट फास्फोरस करते हैं कि नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट का ही करते हैं। सो देयर इज ए गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑफ कार्बन साइकिल ऑब्वियसली, बट फास्फोरस का साइकिल में गैसेस एक्सचेंज काफी नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर ही। प्लस ऑब्वियसली कार्बन साइकिल का इनपुट ज्यादा होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर, आपका डिकम्पोजर, ओशन सबसे होता है इसका रेगुलेशन, बट फास्फोरस तो क्या है मच स्मॉलर होता है इसका एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन, क्योंकि रॉक्स में सॉइल में जाएगा, सॉइल से प्रोड्यूसर कंज्यूमर डेट, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक इनपुट इसका काफी लो होता है, ये सॉइल में ही ज्यादातर इसका काम चल जाता है। Now last topic of this chapter that is your ecosystem services, ठीक है। मजा आ रहा है यार ऑनेस्टली बताऊं, पहला बार फुल चैप्टर, लैपटॉप मिला ना इसलिए। इससे पहले क्या होता था आपका, बेसिकली मैं मोबाइल में करता था, यहाँ में इससे पहले मेरा जितना भी वीडियो सब मोबाइल में करता था, तो मोबाइल में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, मुझे काटना पड़ता है, तो फिर काटो ये वो ये करो, फिर एडिट करो दिस दैट, तो मेरे को भी बोर लगता था। अभी मज़ा आ रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम से आपको जितना भी मजा मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, जब आपको सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते हो ग्रासेस में इतना एस्थेटिक फीलिंग आता है, टिम्बर मिल रहा है, घर बना रहे हैं, टेबल है, सब कुछ है, ठीक है। सो सब इकोसिस्टम से जो भी हमको सर्विसेज मिल रहा है, प्रोडक्ट्स मिल रहा है, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। सो द प्रोडक्ट ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम हमको बहुत सर्विस प्रोवाइड करता है यार, जैसे एयर को प्यूरिफाई करता है, वाटर को, फॉरेस्ट, ठीक है, ड्राफ्ट और फ्लोट को मिटिगेट करते हैं, साइकिल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रिसाइक्लिंग करता है, फर्टाइल सोइल करता है, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को जगह देता है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है, पोलिनेशन में हेल्प करता है, क्रॉप्स को प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, प्रोवाइड एस्थेटिक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसके बारे में चैप्टर 15 में और बढ़िया से पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो जितना भी सर्विस इकोसिस्टम से मिल रहा है उसे हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। और एक साइंटिस्ट है आपका रॉबर्ट कोस्टेंजा, याद रखिए, ठीक है, रॉबर्ट कोस्टेंजा। इन्होंने और इसके दोस्त ने प्राइस टैग लगाने का कोशिश किया। जैसे कि ये शर्ट खरीदने गया तो यहाँ एक टैग, यहाँ लिखा रहेगा एक टैग 500 रुपया, तो मुझे पता चलेगा इस शर्ट का वैल्यू कितना है आपका 500 रुपया, मुझे पता चलेगा, ठीक है, 500 रुपया। तो उसी तरीके से रॉबर्ट कोस्टेंजा और उसके कोलीग ने, दोस्तों लोगों ने एक टैग लगाने का कोशिश किया नेचर्स में जो भी इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इंसान को वैल्यू पता चले। तो उन्होंने एक एवरेज प्राइस टैग लगाया 33 ट्रिलियन ईयर। जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आप अगर उसमें अगर एक टैग लगाया जाए तो 33 ट्रिलियन $, ठीक है, एंड इट्स ट्वाइसली डबल ये वैल्यू है आपका ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। पूरा दुनिया का अगर प्रोडक्ट का आप एक वैल्यू लगा लो तो पूरा दुनिया में आपका 18 ट्रिलियन का ही प्रोडक्ट है, और इकोसिस्टम हमको फ्री में उससे डबल का प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसलिए हमको पेड़ वेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें उसको वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हमको खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इन्होंने बस ये प्राइस टैग लगा के दिखा, तो याद रख लेना है कितना है 33 ट्रिलियन $, एंड जीएनपी का वैल्यू कितना $18। और इसमें से भी 33 में से भी कौन मेजर पोर्शन लेता है, तो सॉइल फॉर्मेशन 50% अकाउंट करता है, एंड अदर सर्विस लाइक रिक्रिएशन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को उन्होंने 10% या लेस देन 10%, एंड क्लाइमेटिक रेगुलेशन एंड हैबिट फॉर वाइल्ड लाइफ को उन्होंने 6% में भाग कर दिया अपने हिसाब से, स्टडी करके, ठीक है, रिसर्च करके, ऐसे नहीं। सो गाइस, इसके साथ होता है चैप्टर खत्म, ठीक है, इसके साथ होता है चैप्टर खत्म। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, ठीक है, कंटिन्यूसली बनाया, अच्छा लगा, एफर्ट बताना यार कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम लैपटॉप में कर रहा हूँ, एंड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फुलफिल कर दूंगा, समझा दूंगा, एंड आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना। एनसीईआरटी इसके बाद पढ़े तो आराम से क्लियर हो जाएगा। सिंस नीट सामने आ रहा है तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ये बार का जो नीट हो जाएगा उसके बाद हम और डिटेल्स में सारा चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून। पता चला बोले अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, मेरा माथा खराब हो जाएगा, हो रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस।